अफ्रीका का नाम सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? रेगिस्तान, गरीबी, सूखा, malnutrition, भुखमरी। and the eradication of poverty. We need to Official institutions as the poorest country in the world, almost is one of the poorest places on earth. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का 50% गोल्ड सिर्फ अफ्रीका से ही माइन किया गया है? और आज की डेट में करीब 20% यानी कि वर्ल्ड सप्लाई का करीब 1/5 गोल्ड अफ्रीका में प्रेजेंट है। डायमंड्स का करीब 65% प्रोडक्शन यानी कि दुनिया के 2/3 डायमंड्स सिर्फ अफ्रीका से आते हैं, जिसमें से बोत्सवाना, एक छोटा सा देश जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, वो देश अकेला 20% डायमंड दुनिया का प्रोड्यूस करता है। पैलेडियम, जो कि ऑटोमोबाइल्स जैसे कि कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स में कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह यूज़ होता है, सेलफोन्स में सर्किट्स में यूज़ होता है, केमिकल रिएक्शंस और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जिससे रॉकेट इंजन्स तक बनते हैं उसमें यूज़ होता है। पूरे धरती पर पैलेडियम के यूजेस है हर इंडस्ट्री में। ये पैलेडियम जो कि दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, इसका टोटल सप्लाई अकेला 95% आता है साउथ अफ्रीका से। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिस देश का नाम हम में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ये देश अकेला दुनिया का 10% कॉपर सप्लाई करता है। कोबाल्ट, जो कि एक ग्रे लस्चरस मेटल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज में यूज़ होता है, मैग्नेट्स में यूज़ होता है, मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि नी जॉइंट्स के लिए बनने वाले इम्प्लांट्स में यूज़ होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, स्टेनलेस स्टील, कुकवेयर, फर्टिलाइजर्स, पिगमेंट्स, अनगिनत यूजेस हैं कोबाल्ट मेटल के। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिस देश का नाम भी ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, ये देश अकेला दुनिया की सप्लाई का 75% कोबाल्ट सप्लाई करता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में टोटल कैलकुलेटेड रिसोर्सेज का वैल्यू है $24 ट्रिलियन। और इस देश की जीडीपी जानते हैं कितनी है? सिर्फ $66 बिलियन। यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मौजूद रिसोर्सेज देश की जीडीपी से 360 गुना ज़्यादा हैं। नमीबिया और नाइजीरिया, जो कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैं, ये दोनों मिलके करीब दुनिया की यूरेनियम सप्लाई का 20% अकेले सप्लाई करते हैं। यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर एटॉमिक बॉम्ब्स हर जगह यूज़ होता है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि दुनिया की सप्लाई का 50% गोल्ड, 60% डायमंड, 75% कोबाल्ट सप्लाई करता है, ये कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है? आज हम एक डीप डाइव करेंगे कि अफ्रीका इतना रिसोर्स रिच होने के बाद भी इतना ज़्यादा गरीब और वायलेंट क्यों है। कोई भी मेजरमेंट स्केल ले लें, जैसे जीडीपी पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, हर एक स्केल पर अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है। वर्ल्ड बैंक के जीडीपी पर कैपिटा रिपोर्ट के हिसाब 2023 में 194 कंट्रीज़ की लिस्ट में से लास्ट के 30 कंट्रीज़ में से 24 कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ थी। साउथ सूडान, जो कि दुनिया का सबसे गरीब देश है, इस देश का जीडीपी पर कैपिटा है सिर्फ $455, जिसका मतलब एक एवरेज साउथ सूडान का आदमी करीब 38,000 रुपये कमाता है एक साल में। यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लास्ट की 30 कंट्रीज़ में से 27 कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। इन सब के ऊपर 1960s के बाद से 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ में से 20 अफ्रीकन कंट्रीज़ में सिविल वॉर छिड़ी हुई है। नाइजीरिया, रवांडा, सूडान, इथियोपिया, मोज़ाम्बिक, ये सारे देश सिविल वॉर से गुजर रहे हैं। और कई देशों में तो डिक्टेटर्स ने लोकल पॉपुलेशन का मास जेनोसाइड तक किया हुआ है। अफ्रीका दुनिया की सबसे ज़्यादा कम अर्बनाइज जगह है, यानी कि ज़्यादातर अफ्रीका गांव जैसा है। यहाँ पर प्रॉपर रोड्स, सैनिटेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। कोई भी एक रीज़न नहीं है अफ्रीका की इस हालत का। तो चलिए एक एक कर डिस्कस करते हैं कि अफ्रीका क्यों इतना गरीब और परेशान है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि वर्ल्ड मैप जिसको आप देखते हैं दीवारों पर और ग्लोब्स पर, इसका पूरा स्केल ही गलत है। अफ्रीका वर्ल्ड मैप में दिखने में करीब करीब नॉर्थ अमेरिका जितना बड़ा है और साउथ अमेरिका से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अफ्रीका का एक्चुअल साइज इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। अफ्रीका यूनाइटेड स्टेट्स से करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, ग्रीनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सबको अफ्रीका के ऊपर रख दें तो भी जगह बच जाएगी। अफ्रीका इतना ज़्यादा बड़ा है। सोचिए वर्ल्ड मैप आपको कितना ज़्यादा गलत साइज बता रहा है अफ्रीका के बारे में। यूरेशिया वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच करता है, लेकिन अफ्रीका ऐसा नहीं है। अफ्रीका नॉर्थ से साउथ स्ट्रेच करता है।
अफ्रीका का नॉर्थ से साउथ स्ट्रेच करीब 8,300 किलोमीटर लंबा है। क्योंकि अफ्रीका नॉर्थ से साउथ स्ट्रेच करता है, अफ्रीका के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों एक साथ आते हैं, जो कि किसी भी और कॉन्टिनेंट के साथ नहीं है। अफ्रीका में ऊपर से नीचे तक आते हुए आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फिर से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और फिर से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसकी वजह से अफ्रीका में हार्श क्लाइमेट्स हैं सारी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से फार्मिंग और लाइफ स्टॉक को रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अफ्रीका की ज्योग्राफी में हमेशा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट खुद से एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा है। सहारा डेजर्ट करीब 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में बसा हुआ एक लंबा डेजर्ट स्ट्रेच है। इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आराम से आ सकता है, अलास्का को मिलाकर। यूरोप, जो कि दुनिया का इंडस्ट्रियल हब रहा है करीब 200 सालों से, हमेशा अफ्रीका से कटा रहा सहारा डेजर्ट की वजह से। यूरोपियन कॉलोनीज़ जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकाज़ में डेवलपमेंट हुई क्योंकि यूरोपियंस अपने इंडस्ट्रियल टूल्स लेकर आए इन कॉन्टिनेंट्स पर। लेकिन अफ्रीका के सेंटर तक ट्रेड और कॉमर्स कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है द ग्रेट सहारा डेजर्ट। ये है सहारा डेजर्ट का मैप, और सहारा डेजर्ट एक्चुअल में ऐसा ही दिखता है। यहाँ पर कोई हाईवेज, रोड्स और रेल लाइंस नहीं है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसीलिए सहारा डेजर्ट को क्रॉस करने का सबसे तेज़ तरीका है हॉर्सेस और कैमल्स के थ्रू, जो कि ट्रेड और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इनएफेक्टिव तरीका है। अफ्रीका की ज्योग्राफी की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अफ्रीका की कोस्ट लाइन। अफ्रीका की करीब 30,510 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जिसके नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट में है रेड सी और इंडियन ओशियन, और वेस्ट में है अटलांटिक ओशियन। अफ्रीका की कोस्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ आपको नहीं मिलेगी वो है नेचुरल हार्बर्स, शिप्स के प्रोटेक्शन और पोर्ट्स बनाने के लिए। कंपैरिजन के लिए देखें तो अफ्रीका यूरोप से करीब 6 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यूरोप की टोटल कोस्ट लाइन है 38,000 किलोमीटर, यानी कि अफ्रीका की कोस्ट लाइन से करीब 8,000 किलोमीटर ज़्यादा। इस स्मूथ कोस्ट लाइन होने की वजह से अफ्रीका में बहुत कम पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में करीब 100 पोर्ट्स हैं, जिसमें से मेजरली डरबन, मुम्बासा, केप टाउन और एल्जियर्स कुछ गिने चुने मेजर पोर्ट सिटीज़ हैं। कई मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ फ्लरिश की अपनी मेजर पोर्ट सिटीज़ की वजह से 15th और 16th सेंचुरी में, जैसे कि एम्स्टरडैम, एंटवर्प, हैम्बर्ग, बार्सिलोना, जिनोवा, मार्सेल और लंदन। लंदन तो दुनिया का सेंटर था 16th और 20th सेंचुरी के बीच में, क्योंकि दुनिया का 15% ट्रेड लंदन से होता था 19th और 20th सेंचुरी में। इंडिया में भी मुंबई, कोलकाता और विशाखापट्टनम मेजर पोर्ट सेंटर्स थे 16th और 20th सेंचुरी के बीच में। पोर्ट्स की कमी होने की वजह से मिनरल रिच होने के बाद भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है अपने गुड्स और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अटलांटिक ओशन के थ्रू। अरब एक्सप्लोरर्स जब 15th सेंचुरी में अफ्रीका को एक्सप्लोर करने के लिए निकले, तब उनके पूरे रूट में उन्हें अपनी शिप्स को सेफ हार्बर देने के लिए और ओपन सीज से बचाने के लिए कई 100 किलोमीटर्स तक कोई भी सेफ लैंडिंग साइट नहीं मिली। फिर अफ्रीकन मेनलैंड से करीब 30 किलोमीटर दूर टंजानिया के एक आइलैंड में उन्हें मिला एक लैंडिंग साइट, जो कि आगे जाके बनी अफ्रीकन सिटी ऑफ ज़ांज़िबार। ज़ांज़िबार में अरेबियंस ने अपना ट्रेड आउटपोस्ट इस्टेब्लिश किया। आज भी ज़ांज़िबार के पास टंजानियन सिटी दार एस सलाम अफ्रीका की रिचेस्ट सिटीज़ में से एक है। तो ट्रेड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो पोर्ट्स की कमी और स्मूथ कोस्टलाइन ने अफ्रीका को हमेशा वर्ल्ड ट्रेड से काट कर रखा। अफ्रीका की एक और बड़ी प्रॉब्लम है एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी। जैसे ही आप अफ्रीकन कोस्टलाइन से दूर जाते हैं अफ्रीकन मेनलैंड की तरफ, अफ्रीका का लैंड मास बहुत स्टीपली राइज करता है, जिससे छोटे छोटे पहाड़ और रगेड लैंड टेरेन बनता है। इस मैप में अगर आप देखें और अगर वेस्ट अफ्रीका को छोड़ दें तो अफ्रीका का एवरेज एलिवेशन कई एरियाज़ में 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक है। ये रैपिड एलिवेशन जन्म देता है अफ्रीका की एक और बड़ी जोग्राफिकल प्रॉब्लम को, जो कि है अफ्रीका के रिवर सिस्टम्स। अफ्रीका की दूसरी बड़ी ट्रेड प्रॉब्लम है अफ्रीका की रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज एक वाटर हाईवे का काम करते हैं गुड्स और मटेरियल्स को अलग अलग लैंड एरियाज तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अफ्रीका का एलिवेशन इसे बनाता है बहुत सारे टेढ़े मेढ़े और डेंजरस रिवर्स का घर,
जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े रैपिड्स और वाटरफॉल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल विक्टोरिया फॉल्स। इसी वजह से इन रिवर्स के ऊपर शिप्स को नेविगेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। रिसोर्स रिच होने के बाद भी अफ्रीकन्स अपने रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रिवर्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। कॉन्गो रिवर, जो कि अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट और दुनिया की 9th लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी टोटल लेंथ करीब 4700 किलोमीटर है और लास्ट का 350 किलोमीटर का स्ट्रेच जब कॉन्गो रिवर ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में, इसका एवरेज एलिवेशन है करीब 270 मीटर्स, जिसकी वजह से कॉन्गो रिवर से नेविगेट करते हुए अटलांटिक ओशन तक जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से ट्रेडर्स को कोबाल्ट, निकल, पैलेडियम और दूसरे मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे ट्रांसपोर्ट मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है जो कि पैसे और मैन पावर के हिसाब से 4 और 5 गुना ज़्यादा कॉस्टली हैं। एक कंपैरिजन के लिए बात करें तो अमेज़न रिवर के एंड पर उसका एवरेज एलिवेशन सिर्फ 6 मीटर्स है। तो ब्राज़ीलियन लोग अपने गुड्स और मटेरियल्स को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अमेज़न रिवर के थ्रू, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोग कॉन्गो रिवर के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते। नाइजर रिवर, जो कि अफ्रीका की सबसे ज़्यादा नेविगेबल रिवर मानी जाती है, जिसका करीब 3/4 हिस्सा नेविगेबल पार्ट है, उसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट की। नाइजर रिवर का लास्ट का 200 किलोमीटर का स्ट्रेच इजीली नेविगेबल है अटलांटिक ओशन के थ्रू, लेकिन समर्स में यानी कि नवंबर और जून के बीच में नाइजर रिवर का वाटर लेवल इतना कम हो जाता है कि इस पर भी नेविगेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जो रिवर्स नेविगेबल हैं भी, वहाँ पर अफ्रीका का क्लाइमेट नेविगेशन सपोर्ट नहीं करने देता। यूनाइटेड स्टेट्स की सिर्फ एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिसिसिपी रिवर, जिसका एलिवेशन करीब 25 से 30 मीटर है कोस्ट लाइन के पास। इस रिवर पर अमेरिका के इंडस्ट्रियल और पॉपुलेशन हब्स हैं, जैसे कि मिनेसोटा, इंडियानापोलिस, शिकागो, कैंसस सिटी और वॉशिंगटन। और ये प्रॉब्लम सारी अफ्रीकन रिवर्स के साथ है, जैसे जम्बेजी, लिम्पोपो, बेनुए, वोल्टा, सारी अफ्रीकन रिवर्स। अगर जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो भी जाएं तो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझता है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, सब ट्रॉपिकल डिजीजेस। सदर्न अफ्रीका का ट्रॉपिकल पार्ट, जो कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है, ये एरिया है दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डिजीज़ेस का घर। अफ्रीका की ज्योग्राफी का सैड पार्ट देखिए, अफ्रीका का एलिवेशन इतना ज़्यादा है कि उनकी रिवर्स नेविगेबल नहीं है, लेकिन एलिवेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो मच्छरों को दूर रख सके। जी हाँ, मच्छरों से होने वाली ज़्यादातर बीमारियाँ ओरिजिनेट हुई हैं सब सहारन अफ्रीका में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मच्छरों से होने वाली सारी बड़ी बीमारियों का घर है, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका और सबसे खतरनाक मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया दुनिया की सबसे खतरनाक डिजीज़ है। लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के हिसाब से मलेरिया हैज़ किल्ड 1 in 20 ह्यूमन बींग्स एवर टू हैव लिव्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री। WHO के अकॉर्डिंग 2023 में करीब 6 लाख लोग मलेरिया से मारे गए और इनमें से 90% डेथ्स सिर्फ अफ्रीका से थी। ट्रॉपिकल डिजीजेस जिन पार्ट्स में नहीं है, वहाँ पर और डेडली डिजीजेस ने अफ्रीका को पकड़ के रखा हुआ है, जैसे कि HIV। HIV ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुई थी थ्रू चिंपैंजीज अराउंड 1920s में, मोस्ट प्रोबेबली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल किंशासा से। HIV अफ्रीकन्स के लिए एक पैंडेमिक से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिम्बाब्वे में करीब 22.3% पॉपुलेशन, बोत्सवाना में करीब 22.6% पॉपुलेशन, लेसोथो में करीब 24.1% पॉपुलेशन और साउथ अफ्रीका जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी 14% लोग HIV से इन्फेक्टेड हैं। इंसानों में मलेरिया और HIV जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, तो जानवरों में होने वाली ट्रिपैनोसोमाइसिस, जो कि टेट्सी फ्लाई से फैलती है, जिसे हम चैगस डिजीज़ और स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, इस बीमारी ने कई सालों से अफ्रीका को परेशान कर रखा है। अफ्रीका के टोटल लैंड मास में से करीब 23% लैंड मास एरेबल लैंड है। इन कंपैरिजन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का करीब 51% एरिया फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। फार्मिंग लैंड की कमी और जानवरों का ट्रिपैनोसोमाइसिस जैसी बीमारी से मारा जाना अब अफ्रीका की इकोनॉमी को क्रिपल कर देता है। ज्योग्राफी के अलावा हिस्टोरिकल और लैंग्वेज डिफरेंसेस भी अफ्रीका को एक यूनिक कॉन्टिनेंट बनाते हैं। अफ्रीका में करीब 2000 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से मेजरली है हौसा, स्वाहिली, यूरोबा, इग्बो। इन कंपैरिजन यूरोप में सिर्फ 200 मेजर लैंग्वेजेस हैं और 8 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं।
इतने लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से अफ्रीका हमेशा से डिवाइडेड रहा, जिसकी वजह से कॉलोनाइजर्स इजीली लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। अफ्रीका में 16 कंट्रीज़ लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक कंट्रीज़ को काफ़ी सारी ट्रेड और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर कंपेयर करूं तो एशिया काफ़ी बड़ा है अफ्रीका से, लेकिन एशिया में सिर्फ 10 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक होने की वजह से काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को रोड्स, हाईवेज़ और रेल नेटवर्क्स पर डिपेंड करना पड़ता है ट्रेड और कॉमर्स के लिए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है अफ्रीका में। रेलवेज़, जो कि एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बहुत पुअरली डेवलप्ड है अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया की ट्रेन्स आज से बंद हो जाएंगी और आप ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकते? आपके पास ट्रैवल करने के लिए सिर्फ कार्स, बसेस और दूसरे व्हीकल्स रहेंगे। ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगा ना कि बिना ट्रेन्स के लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि नाइजर, चैड और बुरुंडी में 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं है। एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ जैसे कि कतर, मालदीव्स, भूटान, इनमें भी रेलवे लाइंस नहीं है, लेकिन यहाँ का रोड नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली कर सकते हैं यहाँ के रोड्स और हाईवेज़ के थ्रू। नाइजर, जो कि 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया वाली एक कंट्री है, यहाँ पर रेलवे लाइंस हैं ही नहीं। अगर कंपैरिजन करके बताऊं तो पाकिस्तान, जिसका एरिया नाइजर से करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर कम है, वहाँ पर भी 7,800 किलोमीटर लंबी रेल लाइंस हैं। तो लैंडलॉक कंट्रीज़ के साथ ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। आखिर में अफ्रीका की गरीबी का एक बड़ा रीज़न है कॉलोनाइजर्स। अलग अलग यूरोपियन देश जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, इन सब ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई अफ्रीका में और अफ्रीका को अंदर से खोखला कर दिया। इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक देश जो कि साइज़ में स्पेन, फ्रांस, जर्मनी तीनों को मिला दे उससे भी ज़्यादा बड़ा है। 110 मिलियन लोगों की आबादी वाला देश, जो कि वर्ल्ड सप्लाई का टोटल 75% कोबाल्ट, 15% डायमंड और 20% निकल अकेला प्रोड्यूस करता है, वो देश दुनिया का चौथा सबसे गरीब देश है। 1885 से 1960s तक किंग लियोपोल्ड II के रूल में करोड़ों कोंगोलीज सिटीजन्स को फोर्स्ड लेबर का सामना करना पड़ा रबर और आइवरी के एक्सट्रैक्शन के लिए। फिर 1908 में बेल्जियन कोलोनाइजर्स ने DRC के ऊपर कब्जा कर लिया। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कई जुल्म किए, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी हुए। लेकिन बेल्जियन कोलोनाइजर्स ने अपना फोकस रखा सिर्फ गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट और दूसरे मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन के ऊपर। ना तो उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना ही कोई सैनिटेशन, ना ही कोई हेल्थ केयर सिस्टम और ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से DRC की लोकल पॉपुलेशन हमेशा से गरीब रही। 1961 में प्राइम मिनिस्टर पैट्रिस लुम्बुम्बा का असैसिनेशन होता है क्योंकि वो प्रो USSR थे। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद मिलिट्री डिक्टेटर मोम्बुटू के 30 साल के रूल में करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन अपनी पीक पर था। 1997 के बाद शुरू हुई कॉन्गो में सिविल वॉर, जो कि आज तक चल रही है। करप्शन और वॉरलॉर्ड्स की वजह से जितना भी गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, प्लैटिनम एक्सट्रैक्ट होता है DRC से, वो सारा फॉरेन कंपनीज तक पहुंच जाता है। UN ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के हिसाब से 90% गोल्ड जो कि DRC से एक्सट्रैक्ट होता है, स्मगल होकर यूरोप और एशियन कंपनीज तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से DRC की गवर्नमेंट के पास कोई भी रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है। यानी कि DRC की गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से वो लोकल पॉपुलेशन को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस नहीं दे पाते। ये तो कहानी थी सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। नाइजीरिया, रवांडा, इथियोपिया, ये सारे देश भी सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इसीलिए इतना रिसोर्स रिच होने के बाद भी अफ्रीकन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन ये सब डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका के गरीब और वायलेंट होने के पीछे की एक छोटी सी केस स्टडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इस रिसर्च ड्रिवन केस स्टडी को ज़रूर सपोर्ट करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।